हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की वीडियो में क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी भौतिकी से जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। किस दर्पण के बारे में? तो अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण में सबसे पहले बोलता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में दोस्त वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र होता है से छोटा होता है। नेक्स्ट जानेंगे अवतल दर्पण का वास्तविक परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है और इसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट जानेंगे इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के तीनों प्रकार का बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है से वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के छोटा भी बनता है, वस्तु के आकार के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट इसको हम बोल सकते हैं इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा भी बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सो उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। ये सब परावर्तक सतह के धंसे हुए के कारण है। परावर्तक सतह धंसे होने के कारण फिर से समझेंगे कि परावर्तक सतह धंसे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र होता है से छोटा होता है, इसलिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है और उल्टा और सीधा बनता है। बस यही है अवतल दर्पण। अब अगला देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे इसका किस प्रकार का होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक बनता है, सिर्फ काल्पनिक बनता है। लेकिन उसमें था कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन अब तो उत्तल में हो जाएगा कि काल्पनिक सिर्फ बनता है। नेक्स्ट जानेंगे इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और अवतल के दृष्टि क्षेत्र का होता है तो छोटा होता है। सी में हम लोग तीसरा जानेंगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। उभरी हुई के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और सिर्फ इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दोस्त अगर यही अवतल कहे तो अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है और उसका दृष्टि क्षेत्र भी छोटा होता है और उसका परावर्तक सतह धंसा होता है। लेकिन उत्तल की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसका दृष्टि क्षेत्र होता है सो बड़ा होता है और इसका परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। नेक्स्ट जानेंगे कि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण होता है कि परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। परावर्तक सतह उभरी हुई के कारण इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें था कि प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देख लिए। हम लोग आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देख लिए। फिर से समझेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, इसका परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, इसका प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है। उत्तल में काची पढ़े हम लोग अभी कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है और इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यही ना पढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग देखेंगे काची प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये हमारे बिहार बोर्ड के दृष्टि से 2 नंबर में बहुत भी आई है। जो प्रकाश के परावर्तन नहीं पूछे तो प्रकाश का अपवर्तन पूछ देता, अगर प्रकाश के अपवर्तन पूछे तो परावर्तन पूछ देता। ये 2 में से एक पक्का रहता। तो हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है? तो 2 नियम। सबसे पहला नियम हम लोग जानेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है? तो 2 नियम होता है। ये बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम के लिए बहुत भी आई है। देखेंगे पहला नियम का होता है
तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह के मूल बिंदु पर होता है। एक ही समतल सतह के मूल बिंदु पर होता है। फिर से हम लोग समझेंगे पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह के मूल बिंदु पर होता है। इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे। हम लोग ये देखिए जाने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह के मूल बिंदु पर होता है। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। ये तीनों है से एक मूल बिंदु पर स्थित है कि ना। यही कहता है प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। अब हम लोग दूसरा नियम समझेंगे। किसी दो पारदर्शी माध्यमों किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी दो पारदर्शी माध्यमों किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसे स्नेह का नियम भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। तो फिर से हम लोग समझ लेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल सतह के मूल बिंदु पर होता है। इसका फिगर से हम लोग समझे, बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा इसका। अब दूसरा समझे कि किसी दो पारदर्शी माध्यमों किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का ज्या का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बट्टा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। इसे काचे के नियम कहते हैं। तो इसे हम लोग स्नेह का नियम कहते हैं। बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये हमारे बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, 2 नंबर में पूछ ही देगा। अब देखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण होता है, इसे क्या होता है, ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत वीवीआई है, बहुत बार पूछा है। देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब वह विशेष आपतन कोण जिसका संगत कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, रिपीट अगेन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किस में जाएगा तो विरल माध्यम में जाता है तब वह विशेष आपतन कोण जिसका संगत कोण का मान कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री का होता है, उसे तो कहते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण का मान हमेशा कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। अब यहाँ से कुछ बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछता है हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से 3 में से एक एकदम 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि पक्का एकदम एक पक्का पूछ ही देगा। यहाँ पे लिख भी दिए हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, यानी 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हवा में प्रकाश की चाल होता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछते रहता है। नेक्स्ट है कि जल में प्रकाश की चाल होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा कि कांच में प्रकाश की चाल होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह हमारे 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत भी है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्लियर एकदम फुल्ली रूप से 100% गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ एकदम दिया जा रहा है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पक्का रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि अवर्धन किसे कहते हैं। अवर्धन ये भी हमारे बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में कितने बार पूछे हैं क्वेश्चंस। सब जितना भी क्वेश्चंस लाया गया है सब पूछा गया क्वेश्चंस लाया गया, यानी छाट कर क्वेश्चन बैंक से लाया गया। तो अवर्धन की डिफिनेशन हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात को काची कहेंगे, अवर्धन कहेंगे। यानी एक प्रतिबिंब लेंगे तो उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को काची कहते हैं तो अवर्धन कहते हैं। फिर से समझेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की बिंब की ऊंचाई के अनुपात को काची कहते हैं तो अवर्धन कहते हैं। और ये भी पूछता है कि अवर्धन को
एम द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल देगा कि आवर्धन को हम लोग सूचित करते हैं एम एन ओ पी क्यू, तो ऑप्शन में रहेगा एम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम। और एम बराबर फार्मूला भी पूछ देता है, तो एम बराबर फार्मूला यानी आवर्धन बराबर फार्मूला हो जाएगा एच डैश बट्टा एच, एच डैश बट्टा एच हो जाएगा। ये बहुत ही बार फार्मूला क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायोप्टर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम लोग समझेंगे, किसी लेंस के फोकस दूरी के यानी किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो तो कितना सिंपल है, किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को कांच द्वारा निरूपित किया जाता है, तो पी द्वारा निरूपित किया जाता है, कांच द्वारा पी द्वारा। जब इसका फार्मूला पूछा जाए तो पी बराबर 1/f, यानी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम, देखो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम है कि ना, तो 1/f। अब हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस का किन्हीं दो उपयोग को लिखें। ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है, लगभग 2022 में पूछा गया था, तो 24 में नहीं पूछा, 25 में पक्का पूछेगा। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग के लिखें, उत्तल लेंस के दो उपयोग के लिखें, बोल रहा है उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग के लिखें। कितना बच्चा के आंसर याद रहता है लेकिन क्वेश्चन नहीं याद रहता, तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद करना सीखें। हमको तो लगता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को याद करें, अगर क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर खुद याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस की किन्हीं दो उपयोग के लिखें, दो उपयोग को लिखना है, तो एक में हो जाएगा नेत्र को दूरदृष्टि दोष के सुधारने में, जैसे मानव नेत्र को किसी दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो उसका सुधारण यानी निवारण करने में कौन लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी दूरदृष्टि दोष को हटाने में, डायरेक्ट को हटाने में कौन लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा में जानेंगे कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, जैसे पेपर वगैरह रहता है तो उसमें छोटा छोटा अक्षर लिखल रहता है, तो उसको हम लोग पढ़ने में कौन लेंस का उपयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यानी जिसमें हम पेपर पर लिखी हुई छोटी छोटी अक्षरों को हम पढ़ सके, जिसमें आसानी पूर्वक पढ़ सके। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। ये हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 1 किलो घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ये हमारे बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में हर वर्ष प्रत्येक वर्ष पूछ ही देता है। अगला ऑब्जेक्टिव जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना परसेंट है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कितना परसेंट है, 78%। ये सब क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, 1 साल पूछे, 2 साल पूछे, 3 साल पूछे, 4 साल पूछे, पूछते रहता एकदम 100% गारंटी के साथ। और एक क्वेश्चन नीचे और है कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। पॉइंट को उधर एक अंक करके हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग के आज के वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसी प्रकार के हम लोग और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड होते रहेगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए, और हम इस प्रकार के क्वेश्चंस डालते रहेंगे। थैंक यू।